क्वेश्चन पिछला क्लास में तुम्ही से ख़त्म हुआ था, ठीक है, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, तुम्हें बताना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताना है, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है ना कि वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम लोग समझ गए, वायर की वजह से। इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा उसके अगल बगल। तो ये हमारे पास वायर है, ठीक है, ये हमारे पास वायर है जो कि इनफाइनाइट लेंथ का है, इधर से भी इनफाइनाइट लेंथ का और नीचे से भी इनफाइनाइट लेंथ का। मतलब वायर का कोई लेंथ फिक्स नहीं है, सुनो ध्यान से, वायर का कोई लेंथ फिक्स नहीं है। अच्छा, आगे क्या कि वायर से कोई डिस्टेंस आपको पता है, ए डिस्टेंस दूर, कोई पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है आपको। सिंपल, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो इसके लिए हम आपको एक नॉर्मल सा एक एग्जांपल समझाते हैं कि देखो भाई, मान के चलो ना कि एक ऐसे लाइन है, ठीक है, नॉर्मल सा, और हम यहाँ पे एक पॉइंट बनाते हैं। हम पूछेंगे कि एंगल कितना बना रहा है, तो तुम ऐसे ऐसे मिलाओगे, बोलोगे सर 60 डिग्री बना रहा है, जो भी। हम बोलेंगे इसको और बढ़ाओ, यहाँ करो, तो तुम बोलोगे सर अब एंगल यहाँ पे और ज़्यादा बनाएगा 70 डिग्री। ऐसे करते करते जितना बड़ा लाइन होगा उतना ज़्यादा एंगल बढ़ते जाएगा, 75 डिग्री, 80 डिग्री। तो कहने का मतलब अगर वायर इनफाइनाइट लेंथ का हो तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री हो जाएगा बढ़ते बढ़ते एंगल, ठीक है। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है कि वायर जब यहाँ पे सुनना, वायर इतना बड़ा हो जाता है कि ऐसे दिखाएंगे तो 90 डिग्री लिखना थोड़ा सा अच्छा लगेगा भी नहीं, क्योंकि 90 डिग्री है ही नहीं। और इनफाइनाइट लेंथ मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर, एकदम ऊपर, बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट लेंथ, और उससे लाइन मिलाएंगे तो 90 डिग्री। मतलब ये है कि इधर से जो एंगल बनेगा, इधर से फाई वन एंगल कितना डिग्री होगा, अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री के आसपास, ठीक है। ऐसे जैसे कोई नॉर्मल बिल्डिंग है तो इसे देखते हो, तो बड़ा बिल्डिंग है ऐसे, और बड़ा ऐसे, तो जितना बड़ा बिल्डिंग मुड़ी उठाना पड़ेगा इसे, बहुत ज़्यादा बड़ा बिल्डिंग तो मुड़ी को 90 डिग्री उठाना पड़ेगा इसे देखने के लिए। तो वही बात है, 90 डिग्री, और नीचे से भी एंगल जो बनेगा ये वाला 90 डिग्री, ठीक है। अब नॉर्मल बात है भाई, फार्मूला लगा दो जो तुम पहले पढ़े, फार्मूला वही वाला लगाना है जो आपने पढ़ा अभी। वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, फार्मूला क्या होता है बताओ, B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर नहीं, स्ट्रेट वायर की वजह से क्या होता है, तुम बताओ। I बाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये फॉर्मूला है, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अब आपको यहाँ पे यूज़ कर लेना है यही वाला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई, करेंट आई है, इसमें आई करंट दौड़ रहा था, ए दूरी है आई बाई ए, और यहाँ पे साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 प्लस साइन 90, तो साइन 90 इज़ 1, 1 प्लस 1 2, तब बी बराबर हो जाएगा आपको 2 म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, 2 से कट जाएगा 2 बार में, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड आया यहाँ पे। मैग्नेटिक फील्ड इधर लिखते हैं, सुनेंगे ध्यान से, B बराबर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए। इनफाइनाइट वायर की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। बस आपको करंट पता होना चाहिए, और वहाँ का क्या बोलते हैं करंट, और ए मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए होता है वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए नॉर्मल। चलो अच्छी बात है भाई, समझ गए। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे आएगा, मैग्नेटिक फील्ड ही निकालेंगे हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन इस बार सेमी इनफाइनाइट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर। हम आपको एक दे देंगे, क्या बोलते हैं, चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे इस बार बनाए हैं, आपको हम दे देंगे एक लिस्ट पेज पे, आपको पता रहे कल क्या होने वाला है, कौन कौन टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर, बहुत बढ़िया भाई। अब देखो सेमी इनफाइनाइट मतलब ना, एक तरफ से इंड को फिक्स कर देंगे और दूसरा तरफ से इनफाइनाइट करेंगे, ऐसे। इसमें करंट दौड़ा रहे हैं आई, और एक तरफ ही वाला इंड फिक्स, ये वाला इंड जो है फिक्स है, और इधर से हमारा इनफाइनाइट है, इधर से इनफाइनाइट है। बहुत बढ़िया।
कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है सर? तो जहाँ पे फिक्स किए हैं ना, इसी के सामने a डिस्टेंस दूर, यहीं पे, यहाँ पे पॉइंट P है, यहीं पे क्या बताना है? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। मैं इसको बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर, एक तरफ से फिक्स एंड और एक तरफ से इनफाइनाइट एंड, नॉर्मल। तो चलो फॉर्मूला वही वाला है, म्यू नॉट अपॉन, जो भी फॉर्मूला है वही लगाने का, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। आपको ये याद ही हो जाएगा, इतना बार इसका यूज करेंगे आप लोग। साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, और ये ब्रैकेट में लिखते हो, ठीक है। चलो इधर से आप ध्यान देना कि इधर से तो आपको इनफाइनाइट है, तो इधर से फाई 1 कितना हो जाएगा? फाई 1 अप्रॉक्सीमेटली लगभग 90 डिग्री, और इस वाले एंड के तो एकदम सामने ही है, तो सामने है तो 0 डिग्री, क्योंकि पॉइंट नीचे, जैसे कि यहाँ और यहाँ बिल्कुल सामने सामने, तो एंगल बन ही नहीं रहा है। तो फाई 1 90 डिग्री और फाई 2 कितना डिग्री? अब वैल्यू भर देंगे, तो वैल्यू भर देंगे तो b बराबर जितना भी आ जाए, b का वैल्यू जितना आ जाए आप देख लो, म्यू नोट बटा 4 पाई, म्यू नोट बटा 4 पाई आई बाई ए साइन 91 और साइन फाई 0, तो 0 हो गया। आपका आंसर सेम टू सेम यही आ गया, म्यू नोट आई बटा 4 पाई ए, म्यू नोट आई बाई ये हो गया। ये आपका हो गया सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से, म्यू नोट आई बटा 4 पाई ए, ठीक है। आप लोग ध्यान देंगे, ये दोनों चीज़ें आप समझ गए। अब देखो बोर्ड्स में ना तो इनफाइनाइट वायर का कभी पूछता है ज़्यादा, ना सेमी इनफाइनाइट का। बायोट लॉ ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पूछेगा, तो बायोट लॉ बताओ क्या होता है? बायोट सेवार्ट लॉ, फार्मूला क्या होता है, वेक्टर फॉर्म में कौन सही है, यूनिट क्या होता है, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। आप नीट का जेई का क्वेश्चन बैंक देखेंगे, उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनफाइनाइट और सेमी इनफाइनाइट वाला, ठीक है, उसमें आपको न्यूमेरिकल बनाने के लिए। तो ये बात तो चलो भाई क्लियर है। हाँ देखो चैप्टर का जो है ना फ्लो बड़ा स्मूथ है। आप पहले सीधा वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पढ़ोगे, फिर सर्कुलर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पढ़ोगे, फिर सोलेनॉइड की वजह से पढ़ना मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ोगे, ये हो जाएगा। फिर मतलब मैग्नेटिक फील्ड वाला जो टॉपिक है अभी तो ऐसे चलेगा, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद हम क्या बताएंगे, अब कुछ जनरल बात जो कि बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। अब सुनना ध्यान से, क्या है अभी हमको आपको कुछ एक दो क्वेश्चन भी करवाएंगे, पूछेंगे भी, लेकिन उससे पहले कुछ थ्योरी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जो बोर्ड के लिए ज़रूरत है। नाम है करेंट एलिमेंट, आता है डिफाइन 2 नंबर में, व्हाट इज करेंट एलिमेंट, ठीक है। करेंट एलिमेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा सवाल। अच्छा क्या होता है करेंट एलिमेंट? देखो आपके पास कोई वायर है, इसमें आप करंट आई फ्लो करवाते हैं, ठीक है, आई करंट फ्लो हो रहा है, इसमें आप एक छोटा सा लेंथ ऐसे काटते हैं जिसको डीएल बोलते हैं, डीएल। और हम आपको बताए हैं डीएल का वही डायरेक्शन होता है जो डायरेक्शन करंट का होता है। तो ये हो गया हमारा डीएल। तो डीएल एक वेक्टर होता है, डीएल वेक्टर, याद करो बायोट लॉ लिखते हो तो डीएल वेक्टर लिखते हो, तो डीएल वेक्टर करंट के डायरेक्शन में होता है, नॉर्मल। अब सर करंट एलिमेंट क्या होता है? तो एक लाइन में हम लिखेंगे कि आई इंटू डीएल वेक्टर, जो लिखते हो ना इसी को कहते हैं करंट एलिमेंट, इसी को क्या कहते हैं? करंट एलिमेंट। सर करंट एलिमेंट किसको कहेंगे? तो करंट आई छोटा सा एलिमेंट, दोनों को मिला दिए तो क्या बन गया, बोलो, करंट एलिमेंट। इसको एलिमेंट्री लेंथ कहते हैं, तो दोनों को मिला देंगे तो करंट एलिमेंट। तो सर डिफाइन कैसे लिखेंगे? तो ये करंट एलिमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एलिमेंट्री लेंथ। तो करंट एलिमेंट इसी को कहते हैं करंट एलिमेंट। अब इसको डिफाइन लिख देते हैं, करंट एलिमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट फ्लोइंग इन कंडक्टर एंड बताओ क्या, एंड एलिमेंट्री लेंथ। बहुत बढ़िया। तो 2 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है कभी कभार कि करंट एलिमेंट को डिफाइन करो, तो आप ऐसे डिफाइन कर देना। करंट एलिमेंट को कैसे दिखाते हैं? तो आई इंटू डीएल वेक्टर से दिखाते हैं, ठीक है। हाँ अब बात है कि स्केलर की वेक्टर, तो करंट स्केलर और डीएल वेक्टर, तो स्केलर को वेक्टर से गुना करते हैं तो ओवरऑल वेक्टर है ना मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। अब कोई भी स्केलर जैसे 2 एकरा में को वेक्टर लगा दो आई कैप, तो ये ओवरऑल वेक्टर बन गया। स्केलर गुने वेक्टर क्या बन जाता है? वेक्टर, ठीक है, ये कंफर्म है। लेकिन वेक्टर गुने वेक्टर
स्केलर हो कि वेक्टर हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे डॉट प्रोडक्ट होगा तो स्केलर, और क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो वेक्टर। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे बोलेंगे करेंट एलिमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, करेंट एलिमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। देखो कभी कभी न्यूमेरिकल में ना आपको पागल बनाने के लिए यह बोलेगा करेंट एलिमेंट इतना है, तो मतलब वो डायरेक्ट I इंटू डी एल दे दिया, ठीक है, समझ रहे बात, I इंटू डी एल दे दिया, बस आप खाली साइन थीटा करके न्यूमेरिकल बनाओ। तो ध्यान देना करेंट एलिमेंट I इंटू डी एल, बस इतना ही बात है। यूनिट क्या होगा सर, तो एम्पियर और डी एल का मीटर। तो अगर हम करेंट एलिमेंट का यूनिट पूछेंगे, करेंट एलिमेंट का यूनिट, तो आप क्या बताओगे, बताओ एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर, और क्या ही यूनिट बताएं, ठीक है क्या, हाँ एम्पियर इंटू मीटर। चलो बहुत बढ़िया। तो करेंट एलिमेंट 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम इंपॉर्टेंट पे साइन देंगे। जब भी हम स्टार मार्क दे समझना बोर्ड के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। चलो आगे देखते हैं, ये भी बोर्ड के लिए ही ज़रूरत है आपका, क्या बोलो, कोई दिक्कत, क्या बोल रही हो, बोलो। हाँ ये है इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ बायोट-सवार्ट लॉ, ठीक है। हम अभी से यहाँ से 3 टॉपिक आपको बताएंगे। इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ बायोट-सवार्ट लॉ, बायोट-सवार्ट लॉ को क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है, 1-2 पॉइंट लिखेंगे। फिर हम आपको बताएंगे सिमिलैरिटीज़ बिटवीन बायोट-सवार्ट लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ, क्योंकि दोनों एक दूसरे के एनालॉगस है, एक जैसे दिखते हैं। उसमें भी था K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, एकरों में कुछ वैसा ही टाइप का है। तो दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, मैग्नेटिज्म का बायोट वाला लॉ और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कूलम्ब्स वाला लॉ, दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, फिर दोनों में क्या डिसिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी आता है लिखने के लिए। और यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट फीचर्स पहले लिखते हैं, important features of बायोट-सवार्ट लॉ, बायोट-सवार्ट लॉ, बायोट-सवार्ट लॉ इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या है भाई। सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स ये है कि अगर आप फार्मूला देखो बायोट-सवार्ट लॉ का, तो पहले फार्मूला लिखो तभी आप सारा बात लिख पाएंगे। तो सबसे पहले फार्मूला लिख के आगे बढ़ेंगे। dB बराबर करेंट एलिमेंट, ऐसे छोटा सा डायग्राम बना के करेंट है, और इसमें वो छोटा सा करेंट एलिमेंट DL, करेंट एलिमेंट DL, और यहाँ से कोई थीटा एंगल, अरे भाई लिख लेते हैं फॉर्मूला। तुरंत भर में हल्ला मत करो भाई, कम से कम सुन लो पूरा बात। हाँ ये आपका फॉर्मूला है बायोट-सवार्ट लॉ को, बार बार आ रहा है, आपको याद हो गया, चलो अच्छी बात है। अब देखो हमें इसका इम्पॉर्टेंट फीचर्स लिखना है। देखो सबसे पहला 2-3 गो फीचर सुन लो। बायोट-सवार्ट लॉ एलिमेंट्री लेंथ के लिए डिफाइन है। बायोट-सवार्ट लॉ में लिखाता ही है dB बराबर, यहाँ लिखाता है DL, मतलब बायोट-सवार्ट लॉ की मदद से आप पूरा वायर में एक के तुरी नहीं निकालेंगे, उसके लिए आपको मैथ करना पड़ेगा, जैसे कि हम कल किए, पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा। तो बायोट लॉ किसके लिए वैलिड है, तो बोलना है छोटे से लेंथ के लिए, DL लेंथ के लिए वैलिड है। कैसे लेंथ के लिए, तो पहला पॉइंट तो यहाँ पे यही आएगा बायोट-सवार्ट लॉ का वैलिडिटी के बारे में कि वैलिड फॉर, पहला पॉइंट यही आएगा कि वैलिड फॉर अ स्मॉल और एलिमेंट्री लेंथ DL। अब प्रैक्टिकली DL मतलब बहुत ज़्यादा ही छोटा। अब DL मतलब DL तुम पूछोगे सर 1 सेंटीमीटर को DL कहेंगे, तो ऐसा कोई डिफाइन नहीं है कि DL कितना छोटा। DL मतलब एलिमेंट्री लेंथ बहुत ज़्यादा ही छोटा। तो प्रैक्टिकली ना DL लेंथ ढूंढना बहुत मुश्किल है। अब वायर में एक छोटा लेंथ काट के उस पर एक्सपेरिमेंट करना बड़ा मुश्किल है। तो बायोट लॉ को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करना
भी मुश्किल है। तो डीएल लेंथ मतलब छोटे लेंथ के लिए वैलिड है, इसीलिए कैन नॉट बी प्रूफ एक्सपेरिमेंटली, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करना थोड़ा क्या है, मुश्किल है। तो हम डायरेक्ट बोल देते हैं कि इतना छोटे लेंथ के लिए वैलिड है कि इसको आप कैन नॉट प्रूव एक्सपेरिमेंटली। हाँ थ्योरेटिकली बोल दिए, हाँ ऐसा ऐसा होता है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। आप देखे भी होंगे हम डायरेक्टली प्रूफ के नाम पे लिखे डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डीएल ऐसे करके, हाँ, और डायरेक्ट किए, तो जुगाड़ है, प्रूफ नहीं है, वो खाली जुगाड़ है लिखने के लिए, ठीक है। तो लैब में इसको प्रूफ करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि छोटे लेंथ के लिए वैलिड है। अच्छा, और बायोट लॉ लगाने को तो कहीं लगा लेते हैं, लेकिन सिमेट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लगाते हैं। सिमेट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूशन जैसे बायोट लॉ का यूज आप कहाँ करते हो, स्ट्रेट वायर के लिए, सर्कुलर वायर के लिए, सोलेनॉइड के लिए। तो एक स्पेशल शेप में अगर करंट फ्लो कर रहा है, अगर करंट जो है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ठीक ठाक शेप है, रेक्टेंगुलर शेप में, स्क्वायर शेप में, ये सब अगर सिमेट्रिक शेप में अगर करंट फ्लो कर रहा है तब आप बायोट लॉ लगा लो, यूजफुल है। लेकिन आप डिसिमेट्री, जैसे ऐसा कोई कंडक्टर है, ऐसा एक में बायोट लॉ करंट दौड़ रहा है, तब बायोट लॉ लगाने का कोई फ़ायदा हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप ये बात का ध्यान रखेंगे कि सिमेट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूशन, ये थोड़ा सा वर्ड बोलने में टफ लगता है लेकिन आपको याद रखना होगा, ठीक है। वैलिड फॉर, यहाँ पे बोलेंगे कि वैलिड फॉर सिमेट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूशन। वैलिड फॉर सिमेट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत बढ़िया, ठीक है। और बताना जी, और कुछ बात है क्या, बताओ कि बायोट सेवार्ट लॉ जो है ना, सुनना ध्यान से, बायोट सेवार्ट लॉ तो इतना सारा बात बता दिया आपको। इसमें एक आखिरी पॉइंट हम लिखेंगे, इंपॉर्टेंट फीचर से है कि ये हम बता दिए वैसे वीडियोस में, पिछला क्लास में या उससे पिछला में बताए होंगे, देखना कि अगर इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, तो हम पूछेंगे कि पॉइंट ए पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ या पॉइंट बी पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एक्स वाई लिख देते हैं, इस पॉइंट को एक्स और इस पॉइंट को वाई, तब मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स बराबर 0 और मैग्नेटिक फील्ड एट वाई बराबर भी 0, ठीक है। मतलब वायर के लॉन्ग 0 होता है, कारण नॉर्मल था। आप यही वाला फॉर्मूला से देख सकते हैं कि वायर पे ही अगर आप पॉइंट ले लेंगे ना, जैसे वायर है तो एंगल लिया जाता है कि पॉइंट वायर से कितना एंगल पे है, तो पॉइंटवा जैसे जैसे एने आते जाएगा एंगल घटते जाएगा, और जब पॉइंट तार पे आ गया तो एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। ये पॉइंट जब ये तार पे आ जाएगा इससे, तो एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री। तब बोलेंगे कि, सुनना ध्यान से, इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि फोर, यहाँ पे क्या करें, इसको इधर लिखना होगा नहीं तो गिजबिज हो जाएगा, आप समझना इस बात को। अच्छा एक बात बताओ, पॉइंट ए के लिए, पॉइंट एक्स के लिए कितना डिग्री एंगल होगा, एक्स के लिए 0 डिग्री होगा। पहले तुम बताओ एंगल लेते किसके बीच का है, ये बताओ, आई और आर के बीच में। तो अगर y के लिए लेंगे तब 0 डिग्री और पीछे की तरफ आएंगे तो 180 डिग्री। लेकिन बात यह है साइन 0 और साइन 180 दोनों का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। तो आप आगे वाला पॉइंट ले चाहे पीछे वाला पॉइंट ले, तो आगे वाले के लिए 0 डिग्री, तो यहाँ पे बढ़ाएगा μ0/4 पाई आई इंटू DL इंटू साइन 0, साइन 0 इज 0, ओवरऑल रिजल्ट कितना 0। पीछे वाला पॉइंट लेंगे x के लिए, तब उसके लिए सब चीज़ और साइन 180 और साइन 180 भी 0, तो उसके लिए भी 0। तो आपसे कभी कभी ये पूछा जाता है, वो CBSE में अगर बात करें तो पूछा गया सवाल है क्वेश्चन बैंक का ही कि क्यों होता है 0, ठीक है। तो क्वेश्चन आते रहता है कभी CBSE का इसमें का उसमें, तो आप लोग बोर्ड के लिए बात ध्यान रखेंगे, रीजन अगर पूछे तो जल्दी से इसको लिखोगे, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाओगे क्योंकि बड़ा लिखे हैं इसलिए भर गया जल्दी। देखो ध्यान देंगे आगे,
कि ए तो हम लिख दिए, ठीक है। हम यहाँ पे आपको ऐसे बताएंगे कि आप ऐसे लिखना, सुनना कि 4.x ऐसे लिख देना, 4.x थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। पहले y के लिए लिखो, 4.y थीटा बराबर 0 डिग्री। पॉइंट y आगे है ना, एकदम सामने है, तो करेंट उधर, अब पॉइंट y भी आगे ही है, तो वहाँ से आगे की तरफ 0 डिग्री बनेगा। तो 4.y थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो यहाँ पे dB बराबर दिखा देंगे म्यू नोट बटा 4 पाई, म्यू नोट बटा 4 पाई आइडियल साइन थीटा। इसके नीचे dB बराबर म्यू नोट बटा 4 पाई आइडियल साइन 0, आइडियल साइन 0 बाई आर स्क्वायर। तो dB बराबर आ गया 0, dB बराबर 0, तब मैग्नेटिक फील्ड एट y बराबर भी कितना हो जाएगा, 0। डायरेक्ट लिखो ना, dB बराबर 0, ख़त्म, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा वहाँ पे, होगा ही नहीं। आगे 4 वैसे ही लिखा देंगे। सिमिलरली 4.x थीटा बराबर 180 डिग्री और dB बराबर म्यू नोट बटा 4 पाई आइडियल साइन कितना, साइन 180 बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे dB बराबर फिर से 0। चलो ये बात हो गया। इसमें आप ये बात बताना, सुनना, यहाँ पे इसको R कहते हैं ना, DL से पॉइंट P के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, R, ठीक है। चलो आप एक बात बताओ, इम्पॉर्टेंट फीचर्स में हम आपसे पूछ रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ dB किधर होता है। सभी लोगों से सवाल है, डायरेक्शन ऑफ dB, dB का डायरेक्शन किधर होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड। चलो जैसे कि वायर है, ठीक है, तो करंट इधर जा रहा है, यहाँ पे पॉइंट P है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो आपको एकदम वीडियो में साफ साफ आपको हम बताए थे, अभी भी बता रहे हैं कि एक तो रूल था कि राइट हैंड थंब रूल से पता करो, लेकिन रियल में क्या है, सुनो, रियल में बताए थे आपको, याद करना, सुनना ध्यान से पहले, कि यहाँ पे पहले लिखने दो, डायरेक्शन ऑफ dB परपेंडिकुलर टू dB का मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है परपेंडिकुलर होता है। किसके परपेंडिकुलर होता है सर, किसके परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर टू r वेक्टर, r वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, और यह परपेंडिकुलर होता है आइडियल वेक्टर, I इंटू DL वेक्टर, या खाली DL वेक्टर लिखो ना, परपेंडिकुलर टू r वेक्टर एंड आइडियल वेक्टर, करंट एलिमेंट या DL वेक्टर भी चलेगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। आप इसी को सिंपल वे में समझे थे कि सर ये होता है R और I के परपेंडिकुलर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और करके, परपेंडिकुलर टू R वेक्टर, सॉरी R एंड I चलेगा, R एंड क्या, क्योंकि I कैप लिखा जा रहा है, I मतलब क्या यहाँ पे, करंट, क्योंकि जिधर DL होता है उधर ही करंट होता है। लेकिन अब इसको समझो, बहुत लोग को इस समझ में नहीं आया था, यहाँ पे हम समझा देते हैं एक लाइन में कि देखो हम क्या बोलेंगे ना, कि नॉर्मली एक बात समझना, डायरेक्शन ऑफ dB का ये क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि भाई कैसे बनाए, हाँ ये हम बना लिए यहाँ पे करंट अंदर की तरफ, ऐसे देखना ध्यान से, करंट अंदर की तरफ, एक करंट है, एक करंट अंदर की तरफ है, ध्यान देना, I है अंदर की तरफ, तो एक मार्कर से हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको, करंट अंदर की तरफ, बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है करंट, ध्यान देना करंट। अच्छा, और हम यहाँ पे एक पॉइंट बनाते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट बनाते हैं, यहाँ पे R डिस्टेंस दूर, यहाँ पे हम एक पॉइंट बनाते हैं, और हम पूछेंगे कि बताओ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन, तो आप बोलेंगे सर अभी अभी आपने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है ना, वो R के भी परपेंडिकुलर होता है और DL के भी परपेंडिकुलर होता है। तो ये वाला समझने से पहले राइट हैंड थंब रूल लगाओ, तब समझना। तो राइट हैंड थंब रूल कहता है कि करंट जिधर जाए उधर अंगूठा करो राइट हैंड का, तो राइट हैंड का अंगूठा अंदर कर लिए, और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना हो वहाँ अपना उंगली मोड़ो, तो पॉइंट P पे उंगली मोड़ेंगे तो कहाँ की तरफ मुड़ेगा, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ मुड़ेगा। तो पहली बात है
कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ होगा, नीचे की तरफ। अब थोड़ा सोच के देखो, थोड़ा सा सोच के देखो कि डायरेक्शन किसका है, मैग्नेटिक फील्ड का। अभी मैग्नेटिक फील्ड किसके परपेंडिकुलर है, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड अभी थोड़ा सा मार्कर से समझाते हैं हम, देखना ध्यान से। यह है अंदर की तरफ करंट, अंदर की तरफ करंट, ठीक है, करंट अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ सर, तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ। बहुत बढ़िया, देखना ऐसे, अंदर की तरफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, हरा वाला मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा सर आर किधर है, आर, तो आर ई वाला है, आर ई वाला है, आर ई वाला देख पा रहे हो, आर ए वाला है। तो तुम हरा वाला मार्कर देखो, हरा वाला मार्कर ब्लू वाले से भी 90 डिग्री बना रहा है, और हरा वाला मार्कर रेड वाले से भी 90 डिग्री बना रहा है। हरा वाला मार्कर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये करंट से भी 90 डिग्री बनाता है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है आर से भी 90 डिग्री बनाता है। तो ये बात याद रखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो परपेंडिकुलर, ऐसे बताने में बड़ा मतलब क्या बोलते हैं, समझने में थोड़ा सा दिमाग लगता है सर क्या है, लेकिन नॉर्मल रूल है कि जिधर करंट है राइट हैंड थंब रूल लगाओ, काम हो गया। लेकिन याद रखना भी जरूरी है, ठीक है। आपसे डायरेक्टली ऑप्शन में पूछ दे कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू, ऐसे ऑप्शन बना के, तो याद रखना, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर जो है यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर। चलो ये वाला बात हो गया, इसको भी लिख लेंगे। एक मिनट, एक पॉइंट और है इंपॉर्टेंट फीचर्स में, ध्यान देना। हाँ, Biot-Savart law is analogous to Coulomb's law। कुलम्स लॉ के एनालॉगस, एनालॉगस मतलब उसके जैसा, ठीक है। उसके साथ ही इसका बहुत सारा फीचर्स मिलता जुलता भी है, ठीक है। और एक इसका आखिरी पॉइंट कि बायोट लॉ जो है सुपर पोजिशन को फॉलो करता है, ठीक है। बायोट लॉ जो है फॉलो सुपर, ये समझना सबसे जरूरी है, आखिरी पॉइंट, फॉलो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, फॉलो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। अच्छा सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है जी, आपको पता है ना। देखो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल बड़ा नॉर्मल सा ही है कि हम बोलेंगे ना, सुनना ध्यान से, हम बोलेंगे, ध्यान देना, नॉर्मली मेरा बात समझने का कोशिश करेंगे कि मेरे पास मान के चलो कि 2 गो वायर है, सुनना ध्यान से, एक वायर है आई, ठीक है, आई, और एक वायर यहाँ पे भी है आई, यहाँ पे भी, सुनना ध्यान से, एंगल वेंगल अभी छोड़ो, हम आपको जो बताएंगे वो पूरा बात बस सुनना। आई, हम यहाँ पे वो पॉइंट हम बनाते हैं, यहाँ पे ई वायर 1 है, ई वायर 2 है, 2 गो तार है। बताओ इसके वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, कितना होगा सर, तो हम दे दिए इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। इस पॉइंट पे कोई एक पॉइंट लेते हैं, बीच में एक पॉइंट लेते हैं, तो हम आपको देते हैं, यहाँ पे नीचे लिखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हम लिख रहे हैं, पूरा ध्यान से सुनेंगे, बस 1 मिनट। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी की हम बात करेंगे, ठीक है। पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, तो लिखेंगे ड्यू टू वायर 1, ड्यू टू वायर 1, वायर 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1 लिखेंगे, और B1 का वैल्यू हम देंगे 20 टेस्ला, 20 टेस्ला, ठीक है। और फिर लिखेंगे ड्यू टू वायर 2, ड्यू टू वायर 2, वायर 2 से मैग्नेटिक फील्ड हम देंगे B2, और ये आपका होगा 50 टेस्ला। तो हम पूछेंगे कि पॉइंट P पे 1 का मैग्नेटिक फील्ड 20 टेस्ला आ रहा है, और 2 का मैग्नेटिक फील्ड, दोनों में करंट है, इसमें भी करंट दौड़ रहा है, इसमें भी करंट दौड़ रहा है, एंगल उंगल कुछ होगा अभी हम कुछ नहीं दिए, डायरेक्ट आंसर बता दिए, ठीक है। अब हम आपसे इतना पूछ रहे हैं कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड बताओ, आपसे मेरा सवाल क्या है कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल। कल वाला क्लास आप पढ़े होंगे तो आपको समझ में आया होगा, लेकिन आप यहाँ पे नहीं भी पढ़े हो समझ में आएगा, सुनना बस इतना। हम मेरा सवाल ही है कि फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट बी, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट कहाँ पे, पॉइंट पी पर, यही मेरा सवाल है जी। बताओ कैसे बताओगे, तो देखना आराम से समझेंगे।
इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ अंदर जाएगा। और इसके वजह से यहाँ पे इसका करंट इधर है ना, देखो इसका करंट इधर, तो पॉइंट पी पे अंदर, और इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो इधर में जा रहा है अंदर, लेकिन जब घूम के आएगा इधर से तो इधर से बाहर की तरफ आएगा। समझ में आ रहा बात? तो इसके लिए आएगा बाहर, ठीक है, नॉर्मल। अरे कोई दिक्कत है नहीं। एक बात बताना कि मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए अंदर की तरफ जा रहा है, तो बताओ अंदर की तरफ के लिए आई कैप लिखते हैं कि जे कैप लिखते हैं कि के कैप लिखते हैं, बस ये बताओ। जैसे इधर के लिए आई कैप बताए भी थे, इधर के लिए जे कैप, और जब अंदर के लिए के कैप, और इसके बाहर के लिए माइनस के कैप। सही है कि गलत है? के कैप अंदर के लिए कि बाहर के लिए? अंदर के लिए आई कैप जे कैप, माइनस प्लस बताओ पहले, के कैप बाहर के लिए कि अंदर के लिए? हम आपको बताए थे तो कहाँ के लिए? देखो आई कैप जे कैप, दिस इज के कैप, ए है के कैप, ए बाहर की तरफ, ठीक है। हाँ ए जो है माइनस के कैप नहीं, दिस इज के कैप, और इसके अंदर जाएगा ए माइनस के कैप, ठीक है। हम लिखवाए हैं उल्टा क्या? हाँ हम अंदर के लिए के कैप लिखवाए थे। अच्छा तो उसको सुधार लेना। के कैप 3D में आप देखो ना, कॉपी पे जब भी आई कैप जे कैप के कैप बनाते हो तो इतना तो अंदाजा होगा ना, आई कैप जे कैप ऐसे बनाते हैं और के कैप ऐसे बनाते हैं। के कैप मतलब बाहर के लिए, ठीक है, तो उसको सुधार लेना। अगर उल्टा लिखा गया है तो उसको आप सुधार लेना, ठीक है। आउटवर्ड के लिए क्या लिखते हैं? प्लस के कैप, और इनवर्ड के लिए माइनस के कैप। चलो ए बताओ तो नेट मैग्नेटिक फील्ड, ए आवाज़ नहीं, बस बोले कि बस थोड़ा सा देख लो। नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सुनो आपको सुनो, जब नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो ना तो एक एक मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ लो, इसी को कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। चलो तो B1 के जगह पे कितना लिखेंगे? तो B1 है सर 20, ठीक है 20, और इसके वजह से अंदर की तरफ है तो लिखेंगे माइनस में, तो -20 के कैप। क्या लिखेंगे? -20 के कैप। ये सबसे बढ़िया तरीका बता रहे हैं। अच्छा प्लस B2, सर B2 इस वाले तार की वजह से है, और इसके वजह से है मैग्नेटिक फील्ड कितना? 50। अब बाहर की तरफ है तो क्या लिखेंगे? 50 के कैप लिखेंगे। तो सर ओवरऑल कितना हो गया? 50 में से 20, 30 के कैप। हम बोलेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है कि बाहर की तरफ है? तो आंसर में देखो प्लस में है, माइनस में तो आंसर नहीं है, प्लस में। तो नेट यहाँ पे बोलेंगे कि नेट मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, के कैप बाहर की तरफ, ऐसे। तो अच्छा अब आप इसको लॉजिकली जो नहीं बनाना चाहते यहाँ पे सोचो कि अंदर की तरफ जा रहा है 20, अब बाहर की तरफ आ रहा है 50, तो जीतेगा कौन? बाहर वाला, क्यों? बाहर वाला मजबूत है। तो बाहर 50 आ रहा था ना, तो अंदर वाले 20 को मार देगा, तो उसका बचा कितना? 30। तो बाहर की तरफ 30 लेके निकलेगा, तो इसी को बोलते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। कभी भी फिजिक्स में आया सुपर पोजिशन प्रिंसिपल तो उसका मतलब ये होता है कि अगर एक से ज़्यादा कोई चीज़ है और आप उसको वेक्टर के रूप में जोड़ के आंसर बताते हैं, तब कहा जाता है कि वो सुपर पोजिशन को फॉलो कर रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी एक पॉइंट पे E1 E2 फिर बाद में जोड़ते थे E1 + E2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सुपर पोजिशन को फॉलो करता है। तो याद रखेंगे, फॉलो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। चलो यहाँ तक लिखना फटाफट। तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है तो आपको सुनना पड़ेगा, चाहे अच्छा से सुनो चाहे कैसे सुनो। चलो हेडिंग डालेंगे, सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी बिटवीन बायोट-सैबार्ट लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ। सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी बिटवीन बायोट-सैबार्ट लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ।
हेडिंग डाल लिए, चलो ये ध्यान से समझना। अच्छा तुम खुद गेस करो सबसे पहले कि बायोट-सैवर्ट लॉ इसमें क्या सिमिलैरिटी है। यहाँ पे लिखते हैं सिमिलैरिटीज। सबसे पहले हेडिंग डाल लिए हो ना, सिमिलैरिटीज बिटवीन सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी लिख के हेडिंग डालना। उसके बाद हम नीचे लिखेंगे सिमिलैरिटीज, आप खाली सिमिलैरिटीज लिखना अगर पूरा हेडिंग डाल लिए हो तो। हम यहाँ पे लिखते हैं सिमिलैरिटीज बिटवीन बायोट-सैवर्ट लॉ, बायोट क्या, अरे ठीक है यही डालो, अगर कुछ नहीं लिखे तो यही लिखो, ठीक है। सिमिलैरिटीज बिटवीन बायोट-सैवर्ट लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ। हम बोले कि अगर हेडिंग लिख लिए सिमिलैरिटी बिटवीन बायोट-सैवर्ट, सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी लिख लिए तो नीचे खाली सिमिलैरिटी लिख के पॉइंट लिखेंगे, फिर डिसिमिलैरिटी लिख के पॉइंट लिखेंगे। चलो तो यहाँ पे हमें लिख लिए। चलो अब इसके बाद आप खुद समझोगे क्या सिमिलैरिटी है दोनों में। सबसे पहला पॉइंट बताना कि दोनों का फॉर्मूला में एक चीज़ कॉमन है। फॉर्मूला आप पहले लिखना कि एक था F बराबर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, K Q1 Q2 बाई, और दूसरा में है dB बराबर आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर म्यू नोट बटा, इसको K बोल देते हैं, K आइडियल साइन थीटा बाई, ये आर स्क्वायर दोनों में है, आर स्क्वायर दोनों में है। तो पहला पॉइंट तो ये पकड़ा गया कि बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो पहला ही लिखेंगे बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलो पहला पॉइंट आया कि बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आप लोग अपने तरफ से भी कुछ सोचेंगे, अगर आपको पता चले तो बताएंगे। दूसरा बताओ क्या, दोनों में आगे कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये कैसा सिमिलैरिटी है सिमिलैरिटी जो है ना, हाँ दोनों में वो लाइन खिंचाता है इसे ऐसा नहीं, देखो अब ये है, ऐसे करेंगे तो बहुत हो जाएगा। अब सुनो, हाँ ये सही पॉइंट है कि दोनों सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। आपको इसमें भी देखते हैं कि F1 F2 F3, तब बाद में लिखते हैं F नेट बराबर F1 वेक्टर प्लस, और यहाँ पे भी लिखते हैं B वेक्टर बराबर B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर। तो यहाँ पे चलो बहुत बढ़िया, बोथ फॉलो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, बोथ फॉलो, मेन रूप से दो ही सिमिलैरिटी है अगर बोले तो, ठीक है। बोथ फॉलो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। चलो सिमिलैरिटी में दो ही पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डिसिमिलैरिटी में ज़्यादा जाएगा आपका। अच्छा एक चीज़ और सिमिलैरिटी हमें दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड भी लॉन्ग रेंज के लिए वैलिड है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। सुनो, डीबी से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं और इससे ये सुनो कूलम्ब्स लॉ का जो फॉर्मूला लगाते हैं और इसके लिए जो फॉर्मूला लगाते हैं ये वैलिड लॉन्ग रेंज के लिए। जैसे एक तार है ना, एक तार है तो तार से कितना दूर तक मैग्नेटिक फील्ड होता है तो कोई लिमिट नहीं है, कहीं ना कहीं तक जाओगे, होगा कम होगा लेकिन होगा। तो वैलिड है लॉन्ग रेंज के लिए। तो दोनों वैलिड किसके लिए है? बोथ वैलिड फॉर लॉन्ग रेंज, बोथ वैलिड फॉर लॉन्ग रेंज, दोनों लॉन्ग रेंज के लिए वैलिड है, दोनों लॉन्ग रेंज के लिए वैलिड है। ठीक बात है भाई। तो 3 पॉइंट एनफ है। चलो अब यहाँ पे हम डिसिमिलैरिटी लिखेंगे। डिसिमिलैरिटी इधर लिखना स्टार्ट करते हैं, इधर मिटा लेते हैं पहले। चलो डिसिमिलैरिटी आप लोग सोचना क्या है दोनों में, ठीक है। डिसिमिलैरिटी दोनों में अंतर निकालना है। अंतर निकालने वाला तो काम आसान होता है। एक पहले इमेज होता था उसमें 2 गोदम सेम, अब बताओ कहाँ क्या डिफरेंस है। ऐसा बस सोल्व क्यों कभी? राजा के मुकुट पे 3 गो है तो एकरा में 2 गो है, ठीक है। ऐसा रहता था छोटा छोटा। डिसिमिलैरिटीज
अब बाकी डिसिमिलैरिटी है, हल्ला मत करो, डिसिमिलैरिटी बिटवीन बायोट सवार्ट लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ। चलो सबसे पहला तो यही है कि फॉर्मूले लिख देंगे। सबसे पहला तो डिसिमिलैरिटी यही है कि बायोट सवार्ट लॉ का फॉर्मूला लिखो। बायोट सवार्ट्स लॉ होता है हमारा dB बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। और कूलम्ब्स लॉ ध्यान देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो वह इसी में आ गया, आप उसको अलग से अब नहीं लिखेंगे, ठीक है, मतलब इसी में आ गया। चलो सुनना, इसी में हम लोग मान लिए। चलो दूसरा देखते हैं, दूसरा अंतर क्या है। सुनो, जो हल्ला मत करो भाई, सुन लो थोड़ा सा। बायोट सवार्ट लॉ मतलब इससे हम मैग्नेटिक फील्ड का बात करते हैं, और कूलम्ब्स लॉ यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। बात करते हैं? तो हम यहाँ पे अंतर बताने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ रिलेट करेंगे। हम बोलेंगे जो बायोट सवार्ट लॉ लगाते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, और मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से होता है, तो आपको बोलना है मैग्नेटिक फील्ड का क्या सोर्स है, बताओ। इसको यहाँ लिखते हैं, दूसरा पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड का क्या सोर्स है, ये बताओ। मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है, ये बताओ। मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है करंट एलिमेंट। कौन सोर्स है? करंट एलिमेंट। सर ये क्या है सर? क्योंकि करंट रहेगा और कोई वायर में फ्लो करता रहेगा, तभी ना वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, तभी ना बायोट लॉ लगाते हैं। तो बायोट लॉ में मैग्नेटिक फील्ड जो लगाते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स होता है वो क्या होता है? करंट एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से हम कूलम्ब्स लॉ में चले और हम आपसे पूछें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या होता है? चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या होता है? चार्ज। अच्छा, तो सर ये तो बड़ा बढ़िया बात है, हाँ समझ में आ गया। बायोट लॉ जो है वो करंट एलिमेंट, बायोट सवार्ट लॉ में करंट एलिमेंट सोर्स होता है, और कूलम्ब्स लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स होता है, ठीक, सॉरी चार्ज सोर्स होता है। बायोट लॉ में करंट एलिमेंट सोर्स होता है और कूलम्ब्स लॉ में इलेक्ट्रिक चार्ज सोर्स होता है। चार्ज के बीच हम इंट्रैक्शन देखते हैं ना, और यहाँ पे आई और डीएल के बीच में। तो खैर ये हो गया। और तीसरा यहीं से निकल गया कि बायोट लॉ जो है वो, बायोट लॉ में जो सोर्स है वो वेक्टर है, और कूलम्ब्स लॉ में जो सोर्स है वो क्या है? स्केलर। अब ये भी बताया ना आपको, आइडियल वेक्टर होता है। आइडियल क्या होता है? वेक्टर। तो हम बोलेंगे कि फॉर बायोट लॉ, ये तो इतना बड़का नाम है ना, बायोट सवार्ट। एगो सवार्ट आ गए, उसके सामने 2 आदमी थे, ठीक है, तो नाम पड़ गया बायोट सवार्ट। क्या कि अकेले क्रेडिट नहीं लेने देंगे, ठीक है। तो सोच रहा है कि अकेले क्रेडिट ले ले, अकेले तो लेने ही नहीं देंगे क्रेडिट। बायोट सवार्ट, इसको शॉर्ट में लिखते हैं ना कुछ, रुक जाओ। वो लिख लिए तो चलो। अब बोलेंगे कि काट दिए सर, तब हम नहीं लिख लिए सर, अब मिटाएं तो काट दिए। इतना भी फास्ट एक्शन नहीं लेना है। कूलम्ब्स लॉ में बताओ, कूलम्ब्स लॉ में सोर्स स्केलर होता है, और बायोट सवार्ट लॉ में सोर्स कैसा होता है? वेक्टर होता है। और सबसे आखिरी बायोट सवार्ट लॉ एंगल डिपेंडेंट है, और कूलम्ब्स लॉ एंगल डिपेंडेंट नहीं है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका, बस ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बायोट और डॉट 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 बायोट सवार्ट, ठीक है। बायोट सवार्ट लॉ इज एंगल डिपेंडेंट
बायोट-सवार्ट लॉ इज एंगल डिपेंडेंट। बायोट-सवार्ट लॉ एंगल डिपेंडेंट है, साइन थीटा आता है, बट डू नॉट डिपेंड ऑन एंगल। बस आज के लिए इतना ही। क्या लिखा हुआ है? आज के लिए इतना ही इस वाले टॉपिक में। अब सुनो ध्यान से, आवाज नहीं, ये 4 पॉइंट्स क्या ये वाला पॉइंट समझ में आया? तीसरा, चौथा समझ में आया? चौथा तो ऐसी समझ में आ गया, एक में एंगल है एक में एंगल नहीं है। आखिरी क्या बोलते हैं, कुलम्स लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड बात करते हैं, तो लिखे इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग, या जो फोर्स निकलता है तो फोर्स का डायरेक्शन उसमें किधर होता है? जिधर आर वेक्टर होता है। याद है कुलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म अगर लिखे होगे तो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, लास्ट में आर कैप लगाते थे, R12 ऐसे करके। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि जो कुलम्स लॉ में जो डायरेक्शन होता है वो आर के लॉन्ग होता है, जिधर आर हुआ उधर ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मानते हैं, ठीक है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा नहीं होता है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है? डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर करते हैं, रूल लगाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट वाला, और उसके बाद जो डायरेक्शन आता है वही डायरेक्शन किसका होता है? डीबी का। तो ये डिसिमिलैरिटी ज़्यादा आता है बोर्ड्स में, तो ये आप ध्यान रखना, डिसिमिलैरिटी और सिमिलैरिटीज़। ये भी कंजर्वेटिव होता है, दोनों कंजर्वेटिव फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ दोनों कंजर्वेटिव। हाँ बढ़िया पॉइंट है, सिमिलैरिटी में लिख सकते हैं। ये लॉ में चल रहा है ना, तो हम नहीं लिखे, चलेगा इतना भी। हाँ ए लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, डीएसपी लौक रहा है क्या? ऐसा तो डाउट आता है कि क्या लिखल है, हमको लगा कि कुछ पूछेगी। अच्छा सब तो समझ में आ ही गया क्या ना, सब समझा ही दिए तो। अरे बोलो कि आ गया समझ में, तो बोले नहीं। हाँ ऐसी तारीफ करते रहो थोड़ा बहुत, दम समझ में आ गया। चलो रहने दो।